पासवान ने कैसे जीता हारा हुआ मैदान? मनोज तिवारी के ऐलान से क्यों सदमे में पाकिस्तान? फिल्म या राजनीति? अब क्या करेंगे रवि किशन? इंडिया डेली के मंच पर क्या बोल गए देवकी नंदन? ये हम आपको बताएंगे दमदार में। दमदार में आज बात इंडिया डेली के उस मंच की जिस पर सियासत से लेकर फिल्म, आध्यात्म और धर्म पर बेबाक, बेधड़क और अपने ही अंदाज में हर क्षेत्र के दिग्गजों ने अपनी दमदार राय रखी। चार जून 2024 चिराग पासवान के सियासी सफर की ये वही तारीख है जिस दिन दिवंगत रामविलास पासवान की विरासत संभालने वाले चिराग पासवान ने अपने नाम को सार्थक किया। क्योंकि ये सच है कि जो चिराग जलता है वो बुझता भी है, लेकिन जो चिराग बुझकर फिर से पूरी ताकत और पूरी रोशनी के साथ जलता है वही रामविलास पुत्र चिराग पासवान कहलाता है। इसलिए इस चिराग के बुझकर जलने की कहानी हर उस शख्स को दमदार बनाने का मूल मंत्र देता है जो अपनी जिंदगी में हारता है, ठोकरें खाता है, हताश होता है, निराश होता है, लेकिन हौसला नहीं खोता है। जैसे जनरली मुझे बुलाया जाता है एज अ नेपो किड। नेपोटिज्म का एक ऐसा टैग है जो बहुत आसानी से हम लोग के साथ जोड़ दिया जाता है, पर इस टैग को किस तरीके से मुझसे छीना गया इस पर यह चर्चा कभी नहीं हुई। होती है। मेरे पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी, जो मैं जानता हूं कि उन्होंने लिटरली अपने खून पसीने से उस पार्टी को बनाया था सन 2000 में। वन फाइन इवनिंग वो पार्टी मुझसे छीन ली जाती है। मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। जिस घर में मेरे पिता के साथ की तमाम यादें हैं, 34 साल मैं उस घर में रहा हूं, उन 34 साल की यादों को महज 3 घंटे में मुझसे छीन लिया जाता है और मुझे एक ऐसी परिस्थिति पे लाके खड़ा कर दिया जाता है जहां मेरे पास अब उसके बाद खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। ऐसे में मेरे पास सिर्फ 2 ही विकल्प मौजूद थे भाई, या तो मैं क्राई बेबी रहता और रोता रहता और अपनी किस्मत को कोसता कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या फिर मैं एक फाइटर बनता और अपने हक अधिकारों के लिए मैं लड़ता। मैंने दूसरा विकल्प चुना, फाइटर बना, लड़ा, अपने हक, अपने अधिकारों के लिए मैंने हर संभव प्रयास किए। मुझे तब ये भी नहीं पता था कि एक नई पार्टी बनाते कैसे, मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट मैं इस बात को भी मानता हूं कि आपकी हार तब होती है जब आप यहां से हारते हैं। बहुत बढ़िया। जब तक आप यहां से नहीं हारते ना, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। लेकिन इंडिया डेली के जिस मंच पर चिराग ने अपने बाजीगर बनने की कहानी बताई, उसी मंच पर एक ऐसा भी वक्त आया जब चिराग सवालों के मझधार में फंस गए, आरक्षण की दोधारी तलवार के बीच अटक गए। इसको हम लोग को समझने की जरूरत है। होता क्या है ना कि आज की भी तारीख में जब तक शिक्षा नहीं आएगी ये जाति व्यवस्था जाएगी नहीं, और जब तक जाति व्यवस्था नहीं जाएगी भेदभाव होगा। आज भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। जी। आज भी ये उदाहरण मिलते हैं कि एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। बड़े बड़े नाम ऐसे उदाहरणों का हिस्सा हैं जो मंदिर में गए और उसके बाद उस मंदिर को धुलवाया गया। जब तक इस सोच को नहीं खत्म किया जाएगा तब तक उस हैंड होल्डिंग की जरूरत समाज के उस वर्ग को है जो मुख्य धारा के साथ जुड़कर बराबरी की उस श्रेणी में नहीं आ जाता, जहां पे रत्ती भर भी ये भेदभाव का अंश ना रहे। इंडिया डेली के इस मंच पर सियासत और आरक्षण के अलावा चिराग को अपनी निजी जिंदगी से जुड़े सवालों का भी सामना करना पड़ा। दरअसल क्या है कि मुझे याद है कि आपने जो पहली फिल्म की थी कंगना के साथ किया था, है ना, और पहली बार संसद में कंगना जी आई हैं, है ना, तो लोग हमसे भी बहुत सारी बातें पूछते रहते हैं। खैर अब मैं कैसे पूछूं, सवाल है कि हम लोग कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, है ना, तो क्या कुछ है, क्या कुछ ऐसा चल रहा है कुछ? अरे प्रभु हमारी पुरानी मित्र हैं, उन्हीं के साथ जो किया एक फिल्म वो उन्हीं के साथ की। बट यस, आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर इन द पार्लियामेंट। सर जब चुनाव प्रचार भी चल रहा था, इस बात का यकीन मुझे तब भी था
कि वो भी जीतेंगी, मैं भी जीतूंगा। एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मीटिंग जब हम लोग पार्लियामेंट में मिले। हाँ, और वो हम लोगों ने मुलाकात हुई। तस्वीरें देखी, इसीलिए तो सवाल उसके बाद अगले फिर दूसरी तस्वीर देखी, फिर तीसरी तस्वीर देखी। जब कई तस्वीरें आई तो फिर मन में सवाल हमारे साथ साथ जनता के मन में भी होने लगा। तो हमने कहा कि अच्छा चिराग भाई आते तो मैं उनसे पूछता हूँ सीधा सवाल कि भाई कंगना जी जो है उनकी अच्छी दोस्त हैं, अच्छी केमिस्ट्री है ना, तो इसलिए मैंने कहा मन में सवाल था तो पूछ लेते हैं। नहीं, उससे बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छी अभिनेत्री भी हैं और बहुत अच्छी वक्ता भी हैं जी। संसद में भी मजबूती से अपनी बातों को रख रही हैं और इस बात की उम्मीद मुझे थी। मंच इंडिया डेली का हो और बात पाकिस्तान पर ना हो, ये हो ही नहीं सकता। नापाक पाकिस्तान की हरकतों पर जब दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने जो कहा उसे सुनकर निश्चित तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, उसका चैन गायब है। कि बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमरा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता, सिख ईसाई हो के चाहे हो पठान चाहता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इंसान चाहता, अब तो पीओ के वाली भी हो निशान चाहता, अब तो पीओ के वाली भी निशान चाहता, खाली करगिल नहीं पीओ के निशान चाहता। हमें हमारा पीओ के वापस चाहिए और हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। बहुत जल्दी इस देश को ये खुशी मिलेगी। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी की जिंदगी का ये तीसरा ऐसा क्षेत्र है जहां उन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया। पहले गायकी, फिर भोजपुरी फिल्म और उसके बाद राजनीति। और सौभाग्य देखिए कि मनोज तिवारी के भाग्य ने हर फील्ड में उनका साथ दिया। हर क्षेत्र में मनोज तिवारी सफलता के शिखर पर पहुंचे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर फील्ड में सफलता मिलती है, क्योंकि चिराग पासवान ने भी अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से की थी, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। हमारा प्रोफेशन है वो। जी जी। आपने मन से गाया, हम चाह रहे हैं इंडिया मंच के लिए भी, मंच पे भी गा दीजिए। मैं शराब घोटाला करके अपना जीवन नहीं चलाता हूँ। सही कहा आपने, एकदम सही। मैं मेरा गाना, मेरा टीवी शो, जी जी, आज भी डिजिटल हम लोगों के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। मतलब मैं सार्वजनिक रूप से कह सकता हूँ कि मुझे 15 से 20 लाख रुपए आ जाते हैं। नहीं, स्टार हैं आप भाई। हाँ। तो अब उसमें तो भगवान ने हमको दिया है। सही बात है। तो पंचायत में गाया जी। भैया जी फिल्म का गाना गाया, बनाया मैंने जी। मैंने पहली बार फिल्म का गाना बनाया भी। हो जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेद, ओ काकाई डेरवाई गुनगार नगरिया। भाई हमारी ये तो कला है। हम तो चाहते हैं हर पॉलिटिशियन बताए ना कि उसका दूसरा बिजनेस क्या है। मनोज जी, राजा जी भी, राजा जी बहुत ट्रेंडिंग है। राजा जी की डिमांड आ रही है वहां से। राजा जी, राजा जी, राजा जी पंचायत। ए राजा जी, क्या बात है। ए राजा जी ये करे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत। देखिए इस गाने में ना जी, गाना तो अभी गाने के लिए नहीं बुलाए वो, लेकिन फिर भी अब छोड़ेंगे नहीं भैया। वो पीएम वाली लाइन आपने छोड़ दी। कौन वाली? पीएम वाली लाइन। हाँ, कि हमारा हाँ। देखो जब बच्चा पैदा होता है जी, तो उसका माता पिता क्या नहीं सोचता है अपने बच्चे के बारे में। तो पीएम और सीएम वाले से भी अच्छी लाइन कुछ और है। अरे मुनि जैसन बाबू हमार ज्ञानी होई है, राजा जैसन दानी होई है हो। ये सनातन है। मुनि ज्ञानी होते हैं, कुछ मुनि फर्जी भी हो सकते हैं। राजा जैसन दानी, राजा दानी होना चाहिए। राजा जैसन दानी होई है हो। हे ललना, ए ललनाया खीला भूमंडल राजधानी होई है, बापे जस खनदानी होई है। मनोज तिवारी की राह पर ही रवि किशन है। फिल्मों के बाद सियासी रेस में दौड़ लगाई और 2 बार से इस दौड़ में अव्वल भी आ रहे हैं। कितना मुश्किल है फिल्म और राजनीति में सामंजस्य बैठाते हुए अपनी सियासी गाड़ी को दिल्ली टू गोरखपुर दौड़ाना।
बहुत रेयर होता है कि जब आप राजनीति करें और उसके साथ आप सिनेमा, आप जो आपकी पहचान है, जिसकी वजह से राजनीति में पहचान बनी, जिसकी वजह से वोट मिले, जिसकी वजह से लोग जाने हमको। फिर जब मौका मिला तो पिछले साल महादेव की दया से मोदी जी की कृपा रही, योगी महाराज जी की रही और मैं देवतुल जनता की रही। तो मैंने सोचा कि मोदी जी और योगी जी की वजह से, उस भाजपा की वजह से हम जीते, लेकिन अब अगली बार तो जीतना मुझे पड़ेगा। और उसके लिए हम गोरखपुर शिफ्ट हो गए, वहीं काम किया, दिन रात वहीं रहे, वहाँ शूटिंग करवाई, रोजगार दिया, जो कि नई चीज़ लगी। सदन में आवाज़ उठाई, 500 प्रश्न पूछ के उत्तर प्रदेश के नंबर 1 हम पार्लियामेंट्रियन बने, प्राइवेट बिल किए, अनगिनत ट्रेनों का ठहराव, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स अपने केंद्र से लाए। मोदी जी की बहुत कृपा रही कि उन्होंने जो मांगा मुझे दिया, योगी जी से जो मांगा उन्होंने दिया। तो मुझे और जनता ने देखा कि ये सांसद है, यहीं रहने लगे। लोगों को लगा रही आईना जीत गई ना, अब तो उड़ गई, यहाँ हीरो वाड़न कहाँ रही हैं बिचवा में। तो ये हीरो वहीं रहे और अवेलेबल रहे, टच में रहे, लोगों को मिलते रहे। और सिनेमा पहले दिन से बोले कि आपको रोजगार मिलता रहेगा, सिनेमा हम करेंगे, आप लोगों को रोजगार का एक माध्यम भी रहेगा। लेकिन मेरा ये काम है जो मैं काम करूंगा, लेकिन कहीं पार्लियामेंट में या क्षेत्र में मेरी कमी महसूस नहीं होगी। फिल्म और राजनीति के सूरमा के बाद अब बात धर्म और अध्यात्म के सूरमा की। इंडिया डेली के मंच पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी अपनी बात दमदार तरीके से रखी। जनसंख्या कानून पर छिड़े जंग के बीच देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि देश में जनसंख्या की एक नीति होनी जरूरी है, क्योंकि जिस मोड़ पर देश खड़ा है वहां जनसंख्या कानून जरूरी है। इस मंच पे मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप सच मानिए जी, इस देश को सनातनी परिवारों की बहुत आवश्यकता है। और ना सिर्फ इस देश को, मैं कहूंगा पूरे विश्व की मानवता को सनातनियों की आवश्यकता है। अगर सनातन संस्कृति नहीं रही तो ये विश्व में मानवता नहीं बचेगी। पहली बात कंफर्म ये लिख लीजिए। मैंने ये बात क्यों कही जी? मैंने इसलिए कही क्योंकि मैं भविष्य को देख पा रहा हूं, और जो इस बात को विवादित समझ रहे हैं वो लोग हैं जो भविष्य को देखने की क्षमता नहीं रखते। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए। आप सारी स्थिति में अपने हिंदुओं की स्थिति को समझिए। हिंदुओं की कंडीशन क्या है, आपकी छोटी छोटी बच्चियों की कंडीशन क्या है। आप सिर्फ हिंदुओं को नहीं, हमारे सिख भाइयों को ले लीजिए, क्रिश्चियनों को ले लीजिए, क्या कंडीशन है। तो इन कंडीशनों को देखते हुए इस समाज में दोगलापन नहीं होना चाहिए। दोगलापन क्या हो रहा है, एक को कह दिया बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे, और दूसरे समाज को क्या कह दिया, चच्चा करेजा बच्चा। तो ये क्या है कि चच्चा चाहे कितने भी बच्चा करे, वो बूढ़ा होकर भी विवाह करे, उस पर कोई कंट्रोल नहीं करेगा। इट्स नॉट सेफ जी। आप सब पे बराबर लागू कीजिए। अगर 2 हैं तो सब पे 2 होने चाहिए, और अगर 10 हैं तो सबको 10 करने दीजिए, फिर रोकिए मत। समाज में दोगलापन बात मत कीजिए। पक्ष हो या विपक्ष, इंडिया डेली के इस मंच पर हर शख्स को अपनी बात कहने की पूरी आजादी थी। तब तो एक तरफ जहां संजय सिंह ने बीजेपी और सरकार को आड़े हाथों लिया, तो वहीं पर सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ पूरी इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस से सावधान रहने की नसीहत दे डाली। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीर आपको दिखाई देती है वो झूठ नहीं बोलती, वो हमेशा सच बोलती है। और इस समय तस्वीर क्या दिखाई देती है कि विपक्ष का कोई नेता खड़ा होकर बोल रहा है तो पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है उसके विरोध में। मैं भी 7वां साल है मुझे संसद में, मैंने कभी ये नहीं देखा कि सत्ता पक्ष के लोग हंगामा करें, लेकिन इस बार पहली बार ये देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की तीसरी सरकार में कि पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है। अगर विपक्ष का कोई भी नेता, मैं नाम लेके भी बोल देता हूं, राहुल गांधी जी बोलते हों, खड़गे जी बोलते हों, अखिलेश यादव जी बोलते हों,
टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी बोलते हो, महुआ मोइत्रा बोलती हो, कोई भी नेता अगर अपनी बात कहना चाहता है, मेरी हालत आपने देखी कि जैसे ही मैं खड़ा होता हूं पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है विरोध करने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम भी कुछ मुद्दे उठाते हैं और आप उसको सुनते नहीं हैं, हंगामा करते हैं, खुद से सत्ता पक्ष के लोग डिसरप्ट करते हैं हाउस को। मतलब खड़गे जी को नहीं बोलने देते, पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है। चेयरमैन साहब रोकते भी रहते हैं कई बार, फिर भी नहीं सुनते उनकी बात। विपक्ष में उस वोट बैंक के लिए प्रतिस्पर्धा है। अब जैसे मैं उदाहरण बताऊं, इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां हुई है? पूरे भारत में सबसे बड़ी जीत हुई है धुबरी लोकसभा जो असम की है, उसमें कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और ये धुबरी असम में आप जाइए, जन सामान्य की भाषा में मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। और मजे की बात यह है कि बदरुद्दीन अजमल जो AIUDF के चीफ थे, जिसे जन सामान्य की भाषा में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी कहा जाता था, वो चुनाव हार गए और कांग्रेस जीत गई। यानी AIUDF की कीमत पे बढ़े असम में, JDS का वोट खाया बढ़े कर्नाटक में, तेलंगाना राष्ट्र समिति का वोट खाया तेलंगाना में, वहां आगे बढ़े, महाविकास आघाड़ी के वोट के आधार पे बढ़े महाराष्ट्र में, समाजवादी पार्टी के वोट के आधार बढ़े उत्तर प्रदेश में, जहां बीजेपी सीधा मुकाबला था। एक राज्य बताइए जहां हमसे ज्यादा सीटें पाई हूं। तो सुधांशु जी आप ये कहना चाहते हैं, इसका मतलब अब झगड़ा वहां है। वो 2 लड़के जो यूपी के थे ना, उसमें एक लड़का बड़का हो गया है। वो बड़का लड़का को अपने को बड़का साबित करना छुटके वाले के लिए समस्या आने वाली, समझ लेना चाहिए। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रमोद कृष्णम जी के हटने के बाद एकमात्र धर्माचार्य थे जो उनकी तरफ खड़े थे। और मैं कई बार इनसे कहता भी था कि विदुर की तरह क्यों धर्म के पक्ष में खड़े, धर्म के पक्ष में आ जाइए। अब कांग्रेस पूरी तरह धर्म विहीन हो गई है। कभी कांग्रेस के रणनीतिकारों में से एक रहे प्रमोद कृष्णम, जो अब कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं और भगवा खेमे में जाने की तैयारी में हैं। उन्होंने जब इंडिया मंच पर माइक संभाला तो राहुल गांधी को जी भर कर कोसा। पहले राहुल जी इस कांग्रेस की समस्या थे, लेकिन अब वो राष्ट्रीय समस्या बन चुके हैं। कांग्रेस को लेकर आचार्य जी प्रियंका गांधी के बहुत क्लोज रहे। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि राजनीति को लेकर आपने कई बातें कही हैं। आपने कहा है कि चाय की टपरी पर राजनीति होती है, दफ्तर में होती है, आश्रम में होती है, मदरसों में होती है। आपका राजनीतिक मैप आगे का क्या होगा? मेरा अतीत कैसा है ये सब जानते हैं, मेरा भविष्य कैसा होगा सुधांशु जी बैठे हैं, इनसे पूछ लेना। इंडिया डेली के दमदार मंच पर उस दमदार सांसद ने भी अपनी बात रखी, जिन्होंने बेहद विषम परिस्थिति और बिना किसी दल के सहयोग से बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय जीत दर्ज कर संसद की चौखट पर दस्तक दी। वो दमदार शख्सियत है पप्पू यादव। अब किसने टिकट काटी और किसकी दिलचस्पी नहीं थी, मेरा उसमें कुछ जाना ही नहीं है। कांग्रेस कभी भी किसी भी अपने लीडर के दबाव में नहीं आई। लेकिन इतने अच्छे संबंध होने के बाद भी टिकट दिला नहीं पाई पप्पू भाई आपको। तो सुन लीजिए जी, जी, जी। सामने में नेशन था और सामने में गठबंधन था। पहले ही CPI CPM के लोगों के साथ केरल में रिश्ता अलग हो गए थे। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में रिश्ता अलग था और ममता दीदी अलग लड़ रही थी। जी। तो क्या सभी जगह राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी किसी छोटे विषय को लेकर के रिश्ता तोड़ते चले जाए? पप्पू यादव छोटा विषय तो नहीं सर, जब बिहार की राजनीति में तो नहीं है ना। सर मेरी बात सुनिए ना, मैं छोटा विषय रहूं या बड़ा विषय, फिर वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। सवाल मेरे लिए टिकट का भी तो नहीं है। मैं टिकट की चिंता, मेरी कोई चिंता टिकट की तो कभी रही। हर दल, हर क्षेत्र और हर दौर के दिग्गजों को इंडिया डेली के मंच पर बुलाया गया। इसलिए जब समाजवादी पार्टी की बारी आई, तब समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इतनी सीटें उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दी हैं कि अब देश के अंदर कम से कम जन विरोधी कोई बड़ा कानून तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बना पाएंगे। देश का संविधान अब सुरक्षित है, देश का लोकतंत्र अब सुरक्षित है। अब देश के अंदर जरूरत इस बात की है, जो आरक्षण और भागीदारी में जो लगातार अन्याय, अत्याचार, शोषण चल रहा है,
अब हम समाजवादियों को और इंडिया गठबंधन के लोगों को संघर्ष करके उस शोषण से निजात दिलानी है। जबकि शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने दिल्ली से लेकर बिहार और महाराष्ट्र तक के विकास को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पूरी बीजेपी एक प्रचार तंत्र है, इसलिए बीजेपी को अब प्रचार तंत्र के तराजू पर तौलना बंद कीजिए। हर 1 रुपया जो महाराष्ट्र से जाता है हमें सिर्फ 5, 6, 7 पैसे वापस लौटते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमें उसमें कोई दो राय नहीं है, ना हमें कोई ऐसी दिक्कत है कि हमें मिलना चाहिए। हम चाहते हैं पूरे देश में सबका हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। पर जब पिछले 10 साल से महाराष्ट्र देख रहा है कि वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं, अब आप बारिश देख रहे हैं मुंबई में, अब बारिश पुणे में देख रहे हैं, वहाँ पर आप देख रहे हैं क्या परिस्थिति है, तो क्या हमें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं करना चाहिए? क्या सरकार को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री गए थे उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। अभी मुश्किल से मुझे लगता है 10 दिन पुरानी बात है। एक दरभंगा में एम्स का भी शिलान्यास हुआ है, कितने साल हो गए हैं? वो एम्स आपको पता है बना है कि नहीं बना है? बट बिहार की तस्वीर तो बहुत बदली है प्रियंका जी। एम्स जो दरभंगा का है, कब फाउंडेशन स्टोन लगाया गया उसका, और क्या वहाँ पे कोई इलाज करने गया है? तो इनकी जो फाउंडेशन स्टोन है, स्पेशल सेरेमनीज हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ उनकी प्रचार यात्रा है। वो देश के प्रधानमंत्री कम है, प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं कि उनके ऊपर प्रचार बना रहे। मैं तो कहती हूँ रेलवेज का भी काफ़ी बजट प्रचार में ही जाता है, और ये जो भी अनाउंसमेंट करते हैं कितने कंप्लीशन हुए हैं, आई थिंक वहाँ से अगर जज करें तो ज़्यादा ठीक रहे। आजकल चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ा ऊहापोह की स्थिति है। 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी प्रस्तावित है, लेकिन भारत के नहीं जाने की खबर से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पर ग्रहण लगा है। इसलिए जब इंडिया डेली के मंच पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को बुलाया गया तो उनसे हमने यही सवाल पूछा कि आखिर भारतीय टीम के पाकिस्तान दौरे पर अभी भी असमंजस है या फिर सीन क्लियर है। देखिए, इस मामले में बड़ा स्पष्ट हमारी पॉलिसी है कि जो सरकार हमें कहेगी हम वो करेंगे, क्योंकि इसमें सुरक्षा का विषय रहता है और खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए अगर जो सरकार हमें डायरेक्टिव, सरकार की हम अनुमति लेते जब हमारे विदेशी दौरे होते हैं, तो जो हमें सरकार कहेगी वही हम करेंगे। इस दमदार मंच पर दमदार दिग्गजों के तेवर कभी तीखे रहे तो कभी हल्के फुल्के गुदगुदाने वाले, कभी तंज भरे तेवरों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया, तो कभी जुबानी तीर ने इंडिया मंच की इस तारीख को अमर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे।